हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 के हिंदी के पार्ट 1 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों दो बैलों की कथा। बहुत ही अच्छा पार्ट है बच्चों, बहुत ही सुंदर पार्ट है। इस पार्ट को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो कि एक हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े नाम हैं। ठीक, तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक किसान जिसका नाम जूरी है, उसके पास दो बैल हैं। उन बैलों में कितना ज़्यादा आपसी प्रेम है और वो बैल किस तरीके से संघर्ष करते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। इस पार्ट में ये सारी बातें हम देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पार्ट की ओर। तो देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में क्या दिया है। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मतलब जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा गधे को बुद्धिहीन माना जाता है, यानी उसे मूर्ख माना जाता है, क्योंकि बेचारा सीधा साधा सा जानवर होता है और आजकल सीधे साधे इंसान को हर कोई मूर्ख ही समझता है। ठीक, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी हम किसी इंसान को भी गधे की संख्या तभी देते हैं जब हमें उसे पहले दर्जे का मूर्ख या बेवकूफ़ बताना होता है, तो हम उसे गधे की संज्ञा देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो ये बोलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो सच में ही बेवकूफ़ है या फिर उसकी सहिष्णुता यानी सहनशीलता, सहन करने की क्षमता जो है उसकी वजह से उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी जो गाय भी है वो भी एक सीधा साधा पशु है बच्चों, लेकिन वो भी सींग मारती है कभी कभार। लेकिन गधा एक ऐसा सीधा साधा जानवर है, उससे कितना भी हम परेशान क्यों ना करें लेकिन वो पलट के जवाब नहीं देता। बहुत ज़्यादा सीधा साधा जानवर होता है, इसीलिए सभी उसे बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन जो गाय है बच्चों, वो तो जब उसका कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर उस बच्चे को हमने थोड़ा सा भी छेड़ा तो फिर वो बिल्कुल एकदम सिंहनी यानी शेरनी का रूप धारण कर लेगी और तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। तो करीब से बच्चों बहुत सीधा साधा सा जानवर है, ठीक है, लेकिन कुत्ते को भी अगर परेशान करें तो वो भी क्रोध में आ जाता है, उससे भी गुस्सा आ जाता है। ठीक, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना देखा। मतलब हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई गधा गुस्से में आया हो। कभी सुना है आपने कि कोई गधा गुस्से में आया हो, किसी को पलटकर उसने जवाब दिया? ठीक है, ऐसा हमने कभी भी नहीं सुना। ठीक, तो ये भी कुत्ते भी सीधे साधे जानवर माने जाते हैं, गाय वगैरह भी सीधी साधी मानी जाती हैं, लेकिन ये भी क्रोधित होकर पलटकर जवाब दे ही देती हैं। ठीक, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। मतलब कितना भी परेशान कर लो, कैसा भी खाना दे दो रूखा सूखा, वो बेचारा गरीब खा लेता है और उसके चेहरे पर असंतोष यानी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उसे बुरा लगा है। ठीक है, असंतोष की भावना आती नहीं है उसके चेहरे पर, कोई भाव झलकती नहीं है। वो ऐसा भी नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न है या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, इस तरीके के कोई भाव उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देते। ठीक, इसीलिए उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। ठीक, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। तो यहाँ पर बच्चों ये वैशाख जो शब्द दिया है, ठीक है, तो ये वैशाख क्या है? एक महीने का नाम है। ठीक है, एक महीने का नाम है, ठीक, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस टाइम पर ये क्या है, जो गधा है वो कुलेल कर लेता है, मतलब थोड़ी मौज मस्ती कर लेता है, उछल कूद कर लेता है, बस इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कि वो प्रतीत हो कि बहुत ज़्यादा समझदार है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब एक ही भाव दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम सीरियस टाइप के जो इंसान होते हैं ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल कोई भाव दिखता ही नहीं है। ठीक, ना वो प्रसन्न दिखता, ऐसा लगता है कि खुश भी नहीं है, ना ही वो दुखी दिखता। ठीक है, बस एक ही सीरियसनेस उसके चेहरे पर छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो किसी भी दिशा में उसके चेहरे के हाव भाव बदलते नहीं है, वो एक जैसे ही हाव भाव उसके रहते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जो भी ऋषि मुनियों में गुण पाए जाते हैं, यानी जो ऋषि मुनि होते हैं वो इस दुनिया को एकदम त्याग देते हैं। वो उनको इस दुनिया की खुशी में खुशी महसूस नहीं होती। ठीक है, इस दुनिया के दुख में दुख महसूस नहीं होता, वो परलोक के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। तो ये सारे गुण भी गधे में पाए जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों के चेहरे पर भी कोई हाव भाव नहीं आते। ठीक है, इसी तरीके से गधे के चेहरे पर भी कोई हाव भाव नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, पराकाष्ठ।
ठीक है। इसका मतलब है एक उच्च सीमा पर पहुंचना, ठीक है। मतलब सारे जितनी भी हद हो सकती है उतने उसमें वो ऋषि मुनियों वाले गुण पाए जाते हैं गधे में, ठीक है। या फिर इसे हम इंग्लिश में बोलें तो पीक पीक भी बोल सकते हैं, ठीक। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जितना अनादर एक गधे का होता है बेचारे का, इतना सीधेपन का हमने कहीं भी अनादर होते हुए नहीं देखा। जितना बेचारे का उसका अनादर होता है, ऐसा अनादर कहीं भी नहीं देखा हमने, ठीक। तो यहाँ पर ये एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। तो अफ्रीका जो देश है वहाँ के लोग क्या बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक। लेकिन जो भारतवासी हैं वो बेचारे बिल्कुल एकदम सीधे साधे हैं। तो उनके सीधेपन की वजह से जो अफ्रीका देश में, तो भारतवासियों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है। जो अफ्रीका वासी हैं भारतवासियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि सीधे होने की वजह से एक गधे को परेशान किया जाता है, इसी तरीके से भारतवासियों को अफ्रीका में उनके सीधेपन की वजह से परेशान किया जाता है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? अमेरिका में भारतवासियों को घुसने भी नहीं दिया जाता, ठीक है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। मतलब 4 पैसे बचा कर रखते हैं कि अगर उनका कोई बेकार समय आए, कोई बीमार दुखी वगैरह पड़ जाए तो उसमें वो 4 पैसे उनके काम में आए, ठीक है। वो शराब वगैरह का सेवन नहीं करते। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं बच्चों बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीती हैं। जो भारतवासी हैं वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, ठीक। जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। मतलब अगर कोई उनसे 4 बातें भी कह दे, कोई भली बुरी भी सुना दे तो वो चुपचाप सह लेते हैं, सीधे साधे होते हैं भारत के लोग, ठीक है। फिर भी बदनाम है, फिर भी उन्हें मूर्ख की कैटेगरी में डाला गया है। जिस तरीके से एक गधे को मूर्ख की कैटेगरी में उसके सीधे होने की वजह से डाला गया है, इसी तरीके से भारतवासियों को भी मूर्ख समझते हैं जो वेस्टर्न लोग हैं, ठीक। लेकिन जो भारतवासी हैं बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा महान, वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, ठीक। लेकिन उनका जैसे सोचना, उन्हें सोचने दो, अपन को क्या करना। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद। ईंट का जवाब पत्थर से देना बच्चों, ये एक मुहावरा है, ठीक। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी अगर कोई हम पर वार करे तो हम उसका पलटवार दुगनी तेजी से, दुगनी शक्ति से करें, तो उसको हम बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर भारतवासी भी ऐसा करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दें तो उन्हें भी एक अच्छा आदर्श व्यक्ति की कैटेगरी में मान लिया जाएगा, उन्हें भी सभ्य इंसान मान लिया जाएगा। लेकिन भारतवासी अपने आदर्शों पे, अपनी संस्कृति पर अटल हैं। उनकी संस्कृति क्या है कि नहीं, हमें हिंसा नहीं करना, हमें अहिंसा में विश्वास रखना है, ठीक। अब यहाँ पे दिया है सभ्य कहलाने लगते हैं। मतलब अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से दें भारतवासी तो वो भी सभ्य कहलाएंगे। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो जापान और रशिया में बच्चों, रूस में एक युद्ध हुआ था 1904 और 5 के बीच में, उसमें जापान की विजय हुई थी और उससे जापान का बहुत ज़्यादा नाम हो गया था पूरे विश्व में, और उसे गिना जाने, सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। मतलब एक महान देश के रूप में मान लिया गया। गण्य मतलब गिनना, ठीक है। महान देश के रूप में मान लिया गया जापान को एक ही विजय ने, ठीक है। जैसे ही उन्होंने रूस को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वैसे ही उनकी विजय से उनका पूरे संसार में जय जयकार होने लगी, ठीक। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। तो ये बोल रहे हैं कि एक और उनसे छोटा भाई है जो कि उससे कम सीधा साधा है और कम बेवकूफ़ जिसे माना जाता है, ठीक है। गधे का ही उसको भाई माना जाता है, और वह है बैल। बैल आप सभी समझते होंगे बच्चों, ठीक। तो बैल को गधे का ही छोटा भाई माना जाता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सीधा साधा जानवर है, ऐसे किसी को परेशान नहीं करता, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीधा साधा जानवर है, इसलिए उसे भी गधे का ही छोटा भाई माना जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ। तो ये भी एक मुहावरा है बच्चों, बछिया के ताऊ। इसका मतलब है जो व्यक्ति जो सीधे साधे होते हैं या फिर बेवकूफ़ टाइप के या फिर मूर्ख टाइप के होते हैं, उन्हें बछिया का ताऊ कहा जाता है। क्या तुम बछिया के ताऊ हो क्या? मतलब अगर कोई बेवकूफ़ या फिर मूर्ख व्यक्ति है उसे बछिया का ताऊ बोला जाता है। बछिया, यहाँ पर जो गाय की छोटी बेटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बछिया बोलते हैं, ठीक है। बछिया मीन्स जो गाय की छोटी बेटी, उसे बछिया बोलते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो बैल है वो बेवकूफ़ों में सबसे उच्च कैटेगरी में, यानी ये गधे से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, बैल कभी कभी मारता भी है, यानी बैल को अगर क्रोध आ गया तो बहुत बुरा फिर मारता भी है, सींगों से एकदम धुलाई करके रख देता है, लतेड़ देता है एकदम, ठीक है। तो बैल को गधे का छोटा ही भाई कहेंगे, क्या बहुत ज़्यादा परेशान करने पर ही वो मारेगा पीटेगा, लेकिन ना थोड़े बहुत में कुछ नहीं करेगा, बहुत सीधा साधा जानवर है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, ये पढ़ लिया हमने। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल, अड़ियल का मीन्स है बच्चों जो एक जगह पर टिक जाता है, एक जगह पर अड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अड़ियल। जैसे है ना, कोई किसान अपने खेत जोत रहा है बैलों के द्वारा, पहले के ज़माने में बच्चों खेतों को बैलों के द्वारा जोता जाता था, अब क्या ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो बैल बहुत से क्या होते थे, अड़ियल हो जाते थे, मतलब वो एक जगह पे रुक के रह जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, कितना भी उसे किसान आगे बढ़ाने की कोशिश करता था लेकिन वो नहीं आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके के बैलों को हम अड़ियल बोलते हैं। आजकल भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि अड़ियल हैं, एक जगह पर टिक कर रह जाते हैं और वो आगे नहीं, अड़ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो किसी की नहीं मानते फिर, ठीक, अपने ही उसमें अड़ जाते हैं। और भी कई रीतियों से आपने असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब अपने जो क्रोध को और भी बहुत सारे तरीकों से प्रकट कर देता है। अगर उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, खाने को खाएगा ही नहीं। जबकि गधे का क्या है, उसके सामने कैसा भी खाना रख दो, रूखा सूखी घास रख दो, वो आराम से खा लेता है। लेकिन ये क्या है, बैल वगैरह रहते हैं, उनके थोड़े से नखरे रहते हैं, या अगर रूखा सूखा रख दो तो फिर ये नहीं खाते, ठीक। इसलिए इसे गधे से थोड़ा नीचे कैटेगरी में रखा गया है। जूरी काची दोनों बैलों के नाम थे, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी नामक एक काची था। काची उस व्यक्ति को बच्चे बोलते हैं जो कि कछवाड़ी करते हैं, जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं उसे काची बोलते हैं। उसके पास दो बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरी का नाम था मोती। ये दोनों बैल थे। अब ये जो स्टोरी है इन दोनों बैलों के ऊपर ही चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों बैलों को हमें अच्छे से समझना है कि इनके दोनों के व्यवहार थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में दोस्ती बहुत है, ठीक है। और तो देख लेते हैं बच्चों, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे थे। तो ये बच्चों जो पछाई जो शब्द है, ये बैलों की अलग अलग जातियां होती हैं, उनमें से एक जाति है पछाई। इस जाति के बैल अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। बैलों में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, बैलों की जाति का नाम है, ठीक। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, ठीक। और काम काज करने में ऐसा नहीं है हल्के पूरे हों, बहुत अच्छा काम काज करते थे, सारे काम हंसी खुशी करते थे, ठीक। और डील में ऊंचे थे, मतलब लंबे चौड़े थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ बहुत दिनों से साथ में रह रहे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो ये बच्चों मूक भाषा मतलब बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझना, उस भाषा को हम बोलते हैं मूक भाषा। यानी उनमें इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि वो दोनों एक दूसरे के बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ लेते थे, ठीक। इतनी अच्छी दोस्ती थी। आपने भी देखा होगा कुछ दोस्त इतने अच्छे होते हैं हमारे कि हम उनके बिना बोले ही हम समझ जाते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की बातें समझ जाती हैं। अगर पुत्र भूखा है तो उसके बिना बोले ही वो समझ जाएगी कि ये मेरा पुत्र को इस टाइम पे भूख लगी है, तो उसे क्या बोलेंगे, मूक भाषा, ठीक। बिना बोले ही समझना, ठीक। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। मतलब बिना बोले तो इंसान भी बहुत ही कम समझते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बातें कैसे समझ लेते थे इसे हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। गुप्त शक्ति मतलब कोई छुपी हुई शक्ति। गुप्त शक्ति मतलब कुछ हिडन पावर बोलेंगे, छुपी हुई शक्ति, ठीक। जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब मनुष्य सभी जीवों में अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी उन बैलों के सामने वो छोटा पड़ जाता है इस बात के आगे कि वो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जो मनुष्य अपने आप को सबसे ऊपर समझता है वो भी इस बात को लेकर छोटा पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। तो जो जानवर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो एक दूसरे को चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो आपस में सींग भी मिलाते थे। यानी जैसे कि दो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ऐसे हंसी मजाक में कर लेते हैं, तो इसी तरीके से वो भी हंसी मजाक में थोड़ा जड्डम जड्डा खेल लेते थे अपनी सींगों से, ठीक। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं, दोनों एक दूसरे से सींग लड़ाते थे, बल्कि विनोद के भाव से। विनोद का मतलब यहाँ पर है हंसी मजाक में, ठीक है। हंसी मजाक में एक दूसरे से सींग लड़ा लेते थे, देख लेते थे कौन में कितनी ताकत है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दो अच्छे मित्र आपस में एक दूसरे को जज करते रहते हैं।
आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे दो दोस्त हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्रेम का भाव है, अपनापन है, ठीक है, तो वो आपस में ढोल धप्पा करते हैं, मतलब आपस में ऐसे झूठ मूठ की लड़ाई करते रहते हैं। तो उसी तरीके से वो भी झूठ मूठ की लड़ाई कर लेते थे, ठीक है। आत्मीयता का यहाँ पर मतलब है अपनापन, ठीक है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती सी रहती है। यानी जब तक ऐसी झूठी मूठी लड़ाइयाँ ना हो तो ऐसा लगता है कि ये दोस्ती में कोई दम नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत लड़ाई नोक झोंक होना चाहिए हंसी मजाक के तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल ही खून कच्चर कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। यानी वो एक दूसरे को दर्द को समझते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि मेरा जो दोस्त है उस पर उसकी तरफ ज़्यादा बोझा है, ठीक है। वो एक दूसरे का बोझा खुद उठाना चाहते थे, ठीक। यही तो अपनापन होता है बच्चों। जब हमें ना किसी से ऐसा आत्मीयता रहती है, अपनापन रहता है, ऐसी इस तरीके की दोस्ती होती है, तो हम नहीं चाहते हमारा दोस्त किसी प्रकार से कष्ट में रहे, ठीक है। उसका कष्ट भी हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इसी तरीके से ये बैल भी एक दूसरे के कष्ट को समझते थे, तो एक दूसरे के बोझ को अपने ऊपर लेना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, ठीक है। तब जब दिन भर उनसे काम लिया जाता था, खेतों में जुताई करवाई जाती थी, ठीक है, गाड़ी वगैरह चलवाई जाती थी, तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, तो वो फिर क्या एक दूसरे को चाट चूट के, ठीक है, वो अपनी थकान मिटा लेते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो यहाँ पर बच्चों जो नांद जो शब्द है वो क्या है कि जिस एक बर्तन टाइप का है, बर्तन कहें, उसमें क्या है, इन्हें जो पशु होते हैं उनको चारा वगैरह दिया जाता है, तो उस बर्तन को हम क्या बोलते हैं, नांद बोलते हैं, ठीक। भूसा वगैरह चारा वगैरह दिया जाता है, उसमें नान बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसे खरोंटा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर इसे खरोंटा बोलते हैं। और ये बर्तन टाइप में नहीं, कहीं कहीं पर ये जैसे सीमेंट की टंकी बना दी जाती है, इस टाइप से भी बना दिया जाता है, ठीक। तो ये मतलब इतना इनमें प्रेम था कि ना ये दोनों एक साथ खाना खाते, अगर एक मुंह उठा लेता तो दूसरा भी उठा लेता था। उसे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त को क्या हुआ, उसने खाना क्यों बंद कर दिया, ठीक। उसे इस बात का एहसास था। इसलिए संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो यहाँ पर बच्चों गोई का मतलब है जो बैलों की जो जोड़ी थी, उससे गोई का मतलब है। बैलों की जोड़ी को हम क्या बोलते हैं, गोई। मतलब जूरी की जो ससुराल थी, ठीक है, तो वहाँ पर जूरी ने उन दोनों बैलों को भेज दिया। किसी बात के कारण कोई ऐसी बात हो गई होगी, यहाँ पे वो रीज़न नहीं दिया, कारण नहीं बताए कि किस वजह से वहाँ पर अपनी ससुराल में भेज दिया। हुआ मेरे अंदाज से ये होगा कि ना जो जूरी की वाइफ थी, जो जूरी की पत्नी थी, उन्होंने कहा होगा कि कुछ दिन के लिए बैलों को हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ काम वाम है, वहाँ वो काम करके फिर आ जाएंगे ये बैल, ठीक। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें। मतलब बैल तो जानते नहीं थे कि उन्हें जूरी अपने ससुराल क्यों भेज रहा है। उनका मालिक जो था जूरी, वो उन्हें अपने ससुराल क्यों भेज रहा है, वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ना वो तो एक जानवर थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो वो ये सोच रहे थे, बैल ये सोच रहे थे कि जूरी ने हमें भेज दिया, हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वो जो बैल थे वो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे जूरी के साथ, क्योंकि जूरी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, अपने बच्चों की तरह रखता था, उन्हें बहुत अच्छे से अच्छा भोजन कराता था, ठीक, उन्हें सहलाता था, ठीक, इस तरीके से वो कम काम देता था। तो ये जो बैल थे उनको भी जूरी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, वो यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। अच्छा लगा या बुरा पहुंच जाने पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो यहाँ पर बच्चों जो जूरी के साले का नाम था वो क्या था, गया, ठीक। लेकिन जो बैल थे वो तो है ना उसके गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे उन्हें तो जूरी के साथ ही रहना था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे गया को वहाँ तक, उसके घर तक जाने में। गया है ना कभी ना उनको डंडी से मारता तो वो रुक के रह जाते, कभी अपने सींग दिखाते, घुर्राते, कभी इधर उधर भागते, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे थे। तो दांतों तले पसीना आना ये एक मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, मुहावरा बच्चों ध्यान रखना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, मतलब इधर उधर भाग जाते थे। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया जो बैलों के गले में, जो पशुओं के गले में जो रस्सी डली होती है उसे हम पगहिया बोलते हैं। तो वो पगहिया पकड़ के जब आगे की साइड खींचता तो वो खड़े रह जाते थे, मतलब आगे नहीं बढ़ते थे, ठीक। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते थे, मतलब अगर उन्हें
अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर उन्हें ना वाणी देता ऊपर वाला, हम जैसा उन्हें बोलचाल का एक वरदान दे देता कि ये बैल भी इंसानों की तरफ बोल सकते हैं, तो वो जूरी से जरूर ये प्रश्न करते, क्या तुम हमें क्यों दूसरे के यहाँ भेज रहे हो, हमने हमने क्या ऐसी कमी दिखाई, क्या हमने टाइम से काम नहीं किया, जी लगा के काम नहीं किया, क्या तुमने जो चारा दिया हमने उसे पसंद नहीं किया, क्या हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम हमें दूसरी जगह बेच रहे हो। हाँ, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। मतलब अगर तुम्हारे इतने से भी काम नहीं चल रहा था, हम जितनी मेहनत कर रहे थे उतने से भी काम नहीं कर चलता तो हमसे और काम करवा लेते, लेकिन हमें बेचते तो नहीं। ठीक है, हम तो काम करते करते मर जाते, लेकिन ना हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि वो जूरी से एक तरीके से जुड़ चुके थे वो दोनों बैल। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। मतलब हमने कोई शिकायत नहीं की, तुम हमें कैसा खाना दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, फिर भी तुमने ना हमें इस जालिम के हाथ में क्यों बेच दिया। तो जालिम हम बच्चों बोलते हैं जो जुर्म करने वाला व्यक्ति होता है, जो जुर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम जालिम बोलते हैं। ठीक, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। यानी जब गया अपने घर पर उन दोनों बैलों को लेकर पहुंचा तो उन्हें जब खाना दिया तो उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था तो कि एक ने भी खाना नहीं खाया। देखा होगा बच्चों कि किसी बात का हमें भी बुरा लग जाता है तो खाना पीना हमें भी अच्छा नहीं लगता। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। यानी वो अब तक जिसे अपना घर समझ रहे थे, जूरी के घर को अपना घर समझ रहे थे, अब वो एकदम बेगाना हो गया था क्योंकि उनसे छूट गया था। अब जो नई नई चीज़ें थीं, जैसे नए लोग, नई जगह, ठीक है, तो वो सब उन्हें बेगाने लग रहे थे, पराये से लग रहे थे कि ये किस जगह आ गए हम, ये कहाँ आ गए। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। मतलब वो मूक भाषा में उन दोनों ने सलाह कर ली, कोई योजना बना ली कि आज रात को हम ऐसा करेंगे। मतलब वहाँ से भागने का प्लान बना लिया और दोनों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से यानी तिरछी निगाहों से देखा, ऐसे करके तिरछी निगाहों से देखा और लेट गए। समझ गए कि वो रात होने पर हमने जो योजना बनाई है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। जब उन्हें ऐसा लगा कि पूरे गांव के लोग सो गए तो उन्होंने ताकत लगाई और जो पगहे, मतलब उनके गले में जो रस्सी बंधी थी, उन्हें उससे तोड़ दिया, खूंटे से उसे तोड़ दिया। पगहे मतलब उनके गले में जो रस्सी डालकर उन्हें बांधा गया था खूंटों से, उस रस्सी को दोनों ने मिलकर जोर लगाकर तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। यानी जो रस्सियां थीं, जो पगहे थे, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी जानवर उन्हें तोड़ सकता है, लेकिन जब उन्हें घर की याद सता रही थी तो उनमें दुगनी शक्ति आ गई थी, डबल पावर आ गई थी। तो उन्होंने उस रस्सी को तोड़ दिया और वो अपने घर की ओर भाग चले। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब जूरी सुबह सुबह उठा तो उसने देखा कि जो बैल हैं वो तो चरनी पर खड़े हैं। चरनी उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर बैलों को खाना पीना दिया जाता है, उस स्थान को चरनी कहा जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव वही जो रस्सी है वो आधा आधी लटक रही है, क्योंकि उस रस्सी को उन्होंने तोड़ दिया था। तो वो समझ गया था जूरी कि ये जो बैल हैं वहाँ से रस्सी को तोड़कर और यहाँ पर आ गए हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे, क्योंकि वो बहुत लंबा एक रास्ता तय करके आए थे, इसलिए जो पैर थे वो कीचड़ से बिगड़ गए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था। मतलब वो आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो क्रोधित भी हैं, लेकिन जूरी को देखकर एक प्रेम भी उनके मन में उमड़ रहा था। क्यों विद्रोह इस बात का था कि वो ये सोच रहे थे कि जो जूरी है उसने उन्हें बेचा क्यों, और प्रेम इसलिए था कि वो फिर दोबारा वो मिल गए थे, इसलिए उनके मन में प्रेम भी था। तो विद्रोह में प्रेम था। जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब जूरी ने उन दोनों को अपने घर पर पाया तो वो एकदम दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो जो वो दृश्य था वो देखने लायक था। ठीक है,
मतलब मनोहर था, मनोहर का यहाँ पर अर्थ है मन को हरने वाला। ऐसा दृश्य था कि उससे देखकर हमारा जो मन है वो हर जाता, यानी प्रसन्न हो जाता, बहुत ज़्यादा गदगद हो जाता। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। जब उन्होंने देखा कि जूरी ने तो है ना अपने बैलों को बेच दिया था, तो गांव के जो बच्चे थे वो सभी इकट्ठे हो गए, वो बहुत ज़्यादा खुशी हुए और तालियां बजाने लगे कि ये कैसा प्रेम है। क्योंकि एक इंसान और पशु के बीच में बहुत कम ही प्रेम देखने को मिलता है, लेकिन वो जो प्रेम था वो अलग ही प्रेम था, ठीक है। तो वो प्रेम को देखकर जो गाँव के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और तालियाँ बजाने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही थी इस घटना को, क्योंकि है ना ऐसा पहली बार देखा गया था उस गांव में कि कोई पशु जिसको है ना दूसरी जगह पर भेज दिया गया हो, वो उस जगह को छोड़कर अपने मालिक के पास में वापस आ गए हों। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो जो बच्चे थे उसके इन बैलों के इस कृत्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने सोचा कि इनको इस कृत्य के लिए, इस काम के लिए उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटी ले आया, कोई है ना चौकस ले आया, कोई कुछ ले आया। इस तरीके से उन बैलों को पुरस्कार के रूप में उन बच्चों ने कुछ ना कुछ दिया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। तो सब अपनी अपनी बालक बातें करने लगे। आपने देखा होगा कि गांव में जब सभा लगती है तो सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो एक बालक कहता है कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे जो इन्होंने काम किया है, वो कोई साधारण बैल नहीं कर सकते। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी, मतलब ये तो बैल नहीं है, वो तो किसी मतलब पिछले जन्म में आदमी होंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। क्योंकि ये पशु ऐसे काम नहीं कर सकते, ये इंसान कर सकते हैं ऐसे काम। तो उनका ऐसा मानना था कि ये तो पिछले जन्म में आदमी होंगे जो इन्होंने ऐसा काम किया कि ये अपने मालिक के पास दोबारा आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद मतलब विरोध करने का। जो ये बातें कर रहे थे बालक, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा था, कोई ऐसा नहीं कह रहा था ऐसा थोड़ी है, वो तो कोई है ना कोई छोड़ गया हुआ, इस तरीके की कोई बातें नहीं कर रहा था। सभी उनकी महानता के गुणगान कर रहे थे। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। भैया ये तो जलेगी, क्योंकि जो गया है वो जूरी की स्त्री का भाई है, ठीक है। तो जो स्त्रियां होती हैं वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं, ठीक है। तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये क्या हुआ, ये मेरे भाई के पास एक दिन भी नहीं रुके, ये तो हाल के हाल वापस आ गए। तो उससे जलन होना लाजमी था, ज़रूरी था, ठीक। इस बात पर बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। तो वो उस बैलों को नमक हराम बोलने लगी कि जो मतलब वहाँ का खाया पिया रात में खाया होगा, वो एक दिन भी काम नहीं किया, वहाँ कम से कम है ना एक दिन तो काम करना था जो रात में खाया था। तो इसलिए उन्हें नमक हराम बोल रही थी उसकी जूरी की वाइफ बैलों को। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका नमक हराम क्यों है। तो आक्षेप का मतलब होता है बच्चों आरोप, ठीक है। तो जो आरोप उसकी पत्नी उन बैलों को लगा रही थी तो जूरी नहीं सुन सका, क्योंकि जूरी को पता था ये बैल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बैल हैं, इसलिए वो नहीं सुन सका कि ये इन्हें नमक हराम कैसे बोल रही हैं। ये चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। तो जूरी बोलता है कि इन्हें चारा दाना तो कुछ दिया नहीं होगा तो क्या करते। तो ये भाग आए वहाँ से, भूखे थोड़ी मरते वहाँ। तो लेकिन स्त्रियाँ तो स्त्रियाँ होती हैं, उनसे कौन जीत सकता है। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। मतलब एक ताना टाइप का मार दिया उसकी वाइफ ने, तुम ही जानते खिलाना, और तो सब पानी पिला पिला कर ही बैलों को पालते हैं ना, तुम्हें आता है खिलाना। मेरे भाई ने तो पानी पिलाया होगा ना, इन्हें खाना तो दिया नहीं होगा। जूरी ने चढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। तो जूरी भी कम थोड़ी था, जूरी ने भी रिस्पॉन्स किया। मतलब जूरी ने कहा कि अगर चारा मिलता तो क्यों भागते, चारा देते अच्छे से तो वो अच्छे से रहते, वो काम भी करते, ठीक है। इसका मतलब चारा नहीं दिया गया इन्हें। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। तो वो जो उसकी बहन है, गया की जो बहन है, उसे बुरा लगा कि ये मेरे भाई के बारे में क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे जैसे बुद्धू थोड़ी हैं, वो तो है ना बैलों को है ना खिलाते भी हैं और रगड़ के काम भी लेते हैं, इसलिए भागे हैं। तुम्हारे जैसे बुद्धू थोड़ी हैं कि तुम है ना सहलाओ खिलाओ काम कुछ करवाओ मत, ठीक। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, ठीक है। तो बच्चों ये खली होती है जो सरसों या तिली को पेरने के बाद जो भूसा टाइप का बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, खली। तो ये पशु वगैरह शौक से खाते हैं, ठीक है, खली को वो शौक से खाते हैं, ठीक है। और चोकर वगैरह वो इनका चारे को चोकर कहा जा रहा है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी खाए चाहे मरे।
तो जो पशुओं को जो भूसा दिया जाता है उसमें ये खली और चोकर वगैरह मिलाया जाता है, ये आटा वगैरह मिलाया जाता है, जिससे ये पशु उस भूसे को अच्छे से खाते हैं। ठीक है, उन्हें वो भूसा स्वादिष्ट लगने लगता है इस खली और चोकर की वजह से। ठीक, तो आप बोल रही हैं कि अब इन्हें सिर्फ ना सूखा भूसा दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। आप देखते हैं ये कैसे खाते हैं। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। तो मजूर उनके यहाँ कोई नौकर लगा होगा जो कि ना ये पशुओं को खाना वगैरह खिलाता होगा, तो उसे ताकीद कर दी गई। ताकीद का अर्थ है वार्निंग दे दी गई, चेतावनी दे दी गई कि इन्हें सिर्फ आज सूखा भूसा ही देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। अगर आपने ऐसा किया तो कुछ ना कुछ उन्हें कंडीशन बताई होगी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर आपको भी इनके साथ भूखा रखा जाएगा। इस तरीके से उन्हें चेतावनी दी गई थी। कौन को? मजूर को, जो उनके यहाँ नौकर थे उन्हें। ठीक, बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। तो जब बैलों ने जैसे उसे खाना खाया तो उन्हें कुछ फीका फीका सा लगा, जैसे ना हमारे यहाँ अगर घी ना हो रोटी पर और ना कहते हैं नमक मिर्ची वगैरह ना डली हो सब्जी में, तो कैसे बेकार सी सब्जी लगेगी। इसी तरीके से उसमें खली और चोकर नहीं था, इसलिए उन्हें स्वाद आया ही नहीं उस भूसे में। ठीक, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, मतलब वो ये देखने लगे गेट की तरफ देखकर कि कोई आए और इनमें कुछ अच्छा सा मिला दे जिससे कि ये स्वादिष्ट बन जाए हमारा जो भूसा है। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे। तो जूरी जो मजूर था उससे बोलता है, थोड़ी सी खली डाल दो, क्या उसमें क्या जा रहा है। ठीक है, जिससे कि ये बैल अच्छे से अपना भूसा खा पाएंगे। मालकिन मुझे मार डालेगी। तो मालकिन ने पहले से ताकीद कर दिया था, यानी कि वार्निंग दे दी थी। तो उसे भी, मजूर को बेचारे को डर लग रहा था कि वो तो जो मालकिन थी वो तो जूरी पर भी भारी पड़ रही थी, तो ये तो बेचारा नौकर ही था। तो उन्होंने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेंगे, मैं नहीं डाल रहा। चुरा कर डाल आ। तो जूरी बोलता है, एक काम करे, चुरा के डाला है, मतलब बिना मालकिन को बताए हुए डाला है, कौन देख रहा है। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सीख कहोगे, मतलब अगर देख लिया मैं पकड़ा गया तो फिर तुम भी उन्हीं के साथ हो जाओगे और तुम भी मुझे डांटोगे, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। तो फिर वो जूरी के साले को गया को पता चला होगा बैल तो भाग गए। अब उसे पता चला होगा कहाँ पहुँचोगे, वो तो है ना जूरी के घर में ही पहुँचोगे। तो फिर वो जूरी के घर पे आ गया और उन दोनों बैलों को फिर ले जाने लगा। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब गाड़ी में लेके गया, गाड़ी लगाकर, जो बैलगाड़ी होती ना उसे लगाकर वो लेकर चला वहाँ से। ठीक, 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। तो जो हीरा और मोती थे बच्चों, उसमें से जो मोती नाम का जो बैल था वो थोड़ा सा गुस्सैल था और जो हीरा था वो थोड़ा सहनशील टाइप का था। तो 2 बार उसने सोचा कि इस गाड़ी को गिरा देता हूँ, जिससे कि ये गया भी चोटिल हो जाएगा, कुछ चोट वोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा, तो आराम से अपने घर पर बैठेगा, क्योंकि ये हमें परेशान कर रहा है। तो मोती ने तो चाहा कि इसे पटक देते हैं कहीं ले जाकर, लेकिन जो हीरा नाम का जो बैल था, हीरा ने संभाल लिया। हीरा ने नहीं गिरने दिया, क्योंकि हीरा थोड़ा सहनशील बैल था, वो समझदार था, इसलिए हीरा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह ज़्यादा सहनशील था, ठीक, इसलिए। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। अब की से उसने मोटी रस्सियां ली, क्योंकि ना पहले की जो रस्सियां थी वो तो तोड़ के वो चले गए थे, इसलिए उसने मोटी रस्सियां ली कि आपकी से ये तोड़ ना पाए इस रस्सियों को, दोनों की दोनों। और कल की शरारत का मजा चखाया, मतलब थोड़ा बहुत। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। तो जो उसके जो 2 बैल थे उन्हें तो अच्छा अच्छा खाने को दिया, लेकिन ये जो जूरी के बैल थे उनके सामने सिर्फ सूखा चारा डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसने जो दोनों बैलों ने गया को परेशान किया था, इसलिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। यानी इतनी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई थी दोनों बैलों की। जूरी जो था वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखता था, आज तो वो पिटे भी थे और दूसरे बैलों के सामने उन्हें बहुत बेकार सा खाना मिला था। तो इतनी बेइज्जती आज से पहले इन दोनों बैलों की कभी नहीं हुई थी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी जूरी तब टिटकार लगाता ऐसे करता था। इस आवाज़ को क्या बोलते हैं? टिटकार। तो जो पशु चराने वाले व्यक्ति होते हैं तो वो इस आवाज़ के जरिए अपने पशुओं को इशारे से इधर उधर मतलब चलाते हैं। ठीक, यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा। मतलब मार पड़ी, बेइज्जती हुई और लास्ट में मिला सूखा भूसा। मार पड़ने के बाद एक अच्छा खाना तो मिलना चाहिए था दोनों को। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई, मतलब इतनी बेइज्जती के बाद उन्होंने खाने को देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम ली थी। फिर वो दूसरे दिन गया, उन्हें खेतों में लेके चला गया, लेकिन ये काम करने को तैयार नहीं थे दोनों बैल।
वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मतलब वो मार रहा था लट्ठों से दोनों बहनों को, तो हीरा की नाक में मारने लगता है। तो नाक में क्या है, बहनों को बहुत तेज दर्द होता है। तो जो मोती था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा आत्मीयता थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो जो मोती था, जो कि गुस्सेल बैल था, उसे गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। फिर जो हल उसके कंधों में टंगा हुआ था वो लेके भागा, ऐसा भागा जो सब कुछ चीजें थी उसने तोड़ ताड़ दी। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, और जो उनके गले में रस्सियां थी उसकी वजह से उनको पकड़ा। अगर वो नहीं होती तो वो पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मतलब हीरा था इतना पिटने के बाद भी बोल रहा है कि ऐसा मत करो, भागते नहीं है, ये भागना हमारे लिए सही नहीं है। तो मोती बोलता है कि तुम्हारी तो इसने मार मार के जान ही ले ली थी और तुम बोल रहे हो कि भागना व्यर्थ है। अब की बड़ी मार पड़ेगी। मतलब अब पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे, क्योंकि उसका जो गया था उसका सब कुछ उन्होंने तोड़ ताड़ दिया था। हल रस्सी वगैरह सारी चीज़ें तोड़ दी थी। तो वो कह रहे थे अब की पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा पिटेंगे। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो हीरा बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पिटाई लगती है तो लगने दो। अगर हमने बैल का जन्म लिया है तो बैलों का काम होता है पिटना, कहाँ तक उस चीज़ से बच पाएंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो मोती बोलता है कि ना, जो गया है वो दो आदमियों के साथ लाठी लेके आ रहा है। तो मोती बोलता है कि मैं भी मजा चखा दूं इन्हें, मैं भी अपने सींगों से इन्हें मार पीट दूं। तो इस पे जो वो था हीरा, वो होता है, हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो हीरा बोलता है ऐसा मत करो, खड़े हो जाओ आराम से। तो जो मोती बोलता है, अगर मुझे मारा तो मैं भी एक दो सींग मार ही दूंगा, एक दो को घायल कर ही दूंगा। तो जो हीरा नाम का बैल था वो बोलता है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मतलब ऐसा हमारी जाति को नहीं सिखाया जाता, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम इंसानों को मारें। ठीक। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। उछल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। मतलब दोनों बैल ये सोच रहे थे कि ये हमें मारेगा पीटेगा, लेकिन ये अच्छी बात रही कि उन बैलों को उसने मारा पीटा नहीं उस टाइम पर। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मतलब अगर वो मार पीट करता तो मोती भी निश्चित रूप से उनमें कोई ना कोई वार करता। उसे उसके तेवर देखकर गया उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे मारा पीटी नहीं करो, क्योंकि जो बैल है, जो मोती नामक बैल है, वो गुस्से में है। अगर मारा पीटी हमने करी तो ये भी पलटवार जरूर करेगा। तो उन्होंने ये समझदारी दिखाई। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। ठीक है, सूखा भूसा डाल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो एक छोटी बच्ची थी, ठीक है, वो दो रोटियां लेके आती है और उन दोनों बैलों को दे देती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। मतलब बैल है, एक बड़े जानवर है, उन्हें खाना बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, तब जाके उनकी भूख शांत होती है। दो रोटी से उनका कुछ नहीं होता। तो उनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन उन्हें एक प्रेम की किरण नजर आ रही थी उस छोटी बच्ची के रूप में, कि कोई तो है यहाँ पर जो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि सभी उनके जान के दुश्मन बने हुए थे। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। मतलब यहाँ भी कोई अच्छा इंसान सज्जन रहता है। वास मतलब रहना। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी जो लड़की के पिता थे उनका नाम क्या था, भैरव था। ठीक है, और उसकी जो असली माँ थी वो मर चुकी थी, तो भैरव ने दूसरी शादी कर ली थी। मतलब सौतेली माँ आ गई थी, तो वो सौतेली माँ भी इस लड़की को मारती रहती थी। तो उससे इस मारपीट से, उन बैलों की मारपीट से अपनी मारपीट का ध्यान आ जाता था। तो इस कारण जो लड़की थी उसको उन बैलों से आत्मीयता हो गई थी, अपनापन हो गया था। तो यहाँ पर बच्चों इस चित्र में देख सकते हैं एक छोटी बच्ची है, ये दोनों हीरा मोती बैल खड़े हुए हैं, बांधा हुआ है। ठीक है, ये एक एक रोटी लेकर इन बैलों को खिला रही है। ठीक है, स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ना इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस स्टोरी को समझकर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आसानी से कर सकते हैं।
दोनों दिन भर जोते जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। तो दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था वहाँ, ठीक है। दिन भर उनसे काम किया जाता था और खाना भी बेकार सा दिया जाता था, लेकिन जो बच्ची थी वो 2 रोटी लेकर उन बैलों को दे देती थी, जिससे कि उन बैलों को थोड़ी तसल्ली थी। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। यानी थोड़ा थोड़ा सूखा भोजन खाते थे, लेकिन वो दुर्बल नहीं हो रहे थे, मतलब उनमें कोई वीकनेस नहीं आ रही थी, कमजोरी नहीं आ रही थी, फिर भी वो हट्टे कट्टे और मजबूत बने हुए थे, थोड़ा सा खाना खाकर भी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन गुस्सा तो भरा हुआ था उनके अंदर, क्योंकि ना उन्हें इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। एक दिन मोती ने मुंह भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता, हीरा क्या करना चाहते हो। तो मोती गुस्सेल बैल था, जैसा कि हमें पता है, तो वो कहता है कि अब तो बहुत हो गई, अब तो हद पार हो गई, अब बताओ अब क्या करना है आगे। एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो मोती बोल रहा है कि एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, तुम बोलो तो। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। मतलब वो कह रहा है कि जो प्यारी सी लड़की हमें खाना खिलाती है वो उसी की, मतलब भैरव की लड़की है। वो भैरव को सींगों पे उठा के फेंकना चाहता था, तो वो लड़की की वजह से वो रोकता है हीरा उसे, मोती को। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो वो मोती बोलता है तो मालकिन को ना फेंक दूं, मतलब है ना, जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ थी, उसे ना फेंक दूं, क्योंकि वो तो है ना उस लड़की को परेशान करती थी सौतेली होने की वजह से। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो यहाँ बच्चों ये जो बैल हैं वो भी है ना औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और औरतों को इज्जत देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो औरतों का सम्मान है वो पशु भी करते हैं, और इंसानियत में औरतों का सम्मान है। तो वो कहते हैं कि औरत जात पे हाथ या फिर सींग नहीं उठाना चाहिए। यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ टुड़ाकर भाग चलें। तो बोलता है तुम तो यहाँ से किसी तरीके से भाग नहीं देते, एक काम करते हैं कि रस्सी तोड़कर ही भाग चलते हैं, तुम किसी को मारने पीटने ही नहीं दे रहे मुझे। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो हीरा बोलता है कि हाँ, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि हम रस्सी तोड़कर भाग चलते हैं, लेकिन जो ये रस्सी है वो इतनी मोटी है, वो कैसे टूटेगी। तो मोती बोलता है, उसे सलाह देता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब पहले उससे दांतों से चबाएंगे रस्सी को, जब वो रस्सी कमजोर हो जाएगी फिर एक झटका देंगे तो वो टूट जाएगी आराम से। वो उसको योजना अपनी बताता है मोती। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। तो रात में जब सब सो गए तो उन्होंने रस्सी को चबाना चाहा, लेकिन वो रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में ही नहीं आ पा रही। जब मुंह में ही नहीं आ पा रही तो वो चबाते कैसे, वो चबा ही नहीं पा रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रस्सी को नहीं चबा पा रहे थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाट डाल दी जाए। तो लड़की को भी उन दोनों बैलों पे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, वो भी चाह रही थी कि ये कैसे भी करके बैल भाग जाएं। तो वहाँ वो रस्सी काट ही नहीं पा रहे थे अपने मुंह से, तो उस लड़की ने ये सोचा कि इन दोनों को खोल देती हूँ, मैं इन्हें भगा देती हूँ। क्योंकि वो जो घर वाले थे वो ये प्लान बना रहे थे कि इनको नाथ दिया जाए। नाथने का मतलब बच्चों ये है कि नाक में होकर रस्सी निकाल देते हैं। उससे क्या है कि ना जो बैल होते हैं वो बिल्कुल एकदम कंट्रोल में हो जाते हैं, क्योंकि रस्सी थोड़ी सी भी खिंचती है तो उनकी जो सबसे नाजुक और कोमल जो अंग है वो नाक होता है, तो उससे वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। नाथने के बाद जो बैल उजड़ टाइप के होते हैं, अड़ियल टाइप के होते हैं, उन्हें नाथा जाता है सिर्फ। उसने गराव खोल दिया, गराव वही रस्सी जिससे उन बैलों को बांधा गया था, उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मतलब वो फिर भी नहीं भागे, जैसे उन्होंने रस्सी खोल दी फिर भी नहीं भागे। क्यों नहीं भागे, आगे अपन देखते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो। अब मोती तो भागना चाहता था, लेकिन हीरा वहां से नहीं जा रहा था। हीरा ने कहा चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, मतलब हम भाग गए तो सब समझ जाएंगे कि इसी लड़की ने दोनों बैलों को भगाया है, तो सब मिलकर इस लड़की पर टूट पड़ेंगे, ठीक है, मतलब परेशान करेंगे इस लड़की को, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो लड़की चिल्लाने लगी कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जिससे कि कोई उस पर संदेह ना करे, और वो लड़की उन दोनों बैलों को भगाने में मदद करती है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और फिर भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ
आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। मतलब गया उनके पीछे जब भागा और गाँव वाले भी भागे तो वो इतनी तेज भागे कि उन्हें इस रास्ते का भी पता नहीं चला कि वो किस रास्ते पर भागे चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने आजू बाजू कुछ नहीं देखा, बस उन्हें जहाँ रास्ता मिला वहीं भागते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। मतलब वो बहुत दूर निकल गए भागते भागते, फिर एक खेत मिला उन्हें, तो वहाँ जाकर वो दोनों खड़े हो गए और वो सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए इसके आगे। भाग तो वो आए थे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहासा भागे वहीं उसे मार गिराना था। तो हीरा बोलता है कि अब ऐसा लगता है कि अब हम रास्ता भूल गए हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ भाग कर आ गए हैं। तो मोती बोलता है कि तुम भी बेतहासा भागे, मतलब एकदम अंधों की तरह भागे, और है ना वहीं उससे गया को तो वहीं मार गिराना चाहिए। मतलब एक सींग मारता वो उसका काम तमाम हो जाता। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो जो हीरा है वो बार बार बैलों का धर्म जो होता है कि इंसानों पर उन्हें सींग नहीं चलाना, वो बार बार बैलों का धर्म मोती को याद दिलवाता था कि वो अपना धर्म छोड़ देता है तो इससे क्या हुआ, हमें उस जैसा नहीं बनना है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते, कोई आता तो नहीं। अब भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि वहाँ भी उन्हें कुछ अच्छा गया कि यहाँ भी उन्हें कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था खाने का, और सामने हरी हरी मटर लगी थी। तो अब उन्होंने उस मटर को खाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे देख भी लेते थे इधर उधर कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कहीं, फिर बाद में पकड़ के उनकी पिटाई लगे। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब पेट भर गया और उन्हें लगा कि अब तो हम आज़ाद हो गए, तो फिर वो मस्त होकर खिलदौड़ करने लगी, मतलब उछलने कूदने लगे, मौज मस्ती करने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मतलब फिर मौज मस्ती में फिर उन्होंने डकार लेकर एक दूसरे को सींगों से इधर उधर ठेलने लगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तो मोती जो था वो थोड़ा ताकतवर था, उसने हीरा को पीछे ढकेल दिया अपने सींगों से, और यहाँ तक कि वो खाई में भी बेचारा गिर गया। ठीक, तो खाई बोलते हैं बच्चों जो जमीन का थोड़ा गड्ढा टाइप का रहता है जहाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, खाई बोलते हैं। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो जब हीरा गिर गया तो उसे भी गुस्सा आ गया, उसने भी उसमें जड्डा मारना स्टार्ट कर दी मोती में। लेकिन मोती थोड़ा उस टाइम पे समझदारी थी कि वो समझ गया कि अब लड़ाई होने वाली है, असली वाली लड़ाई होने वाली है, इसलिए मोती पीछे हट गया कि अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हो गया, कहीं ऐसा ना हो ये मजाक वाली लड़ाई रियल वाली लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मोती ने वहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाते हुए पीछे हट गया वो। हाँ, अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। मतलब वो वहाँ पे देखते कि एक सांड क्या है, बैलों से भी हष्ट पुष्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब एक सांड 2 बैलों के बराबर होता है। तो उन्होंने देखा कि एक मोटा ताजी सांड डोंकता चला रहा है, मतलब अपनी उनकी जो सांडों की आवाज़ होती है उसे डोंकना कहते हैं। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, मतलब सांड को देख के डर गए क्योंकि सांड और बैलों की कभी बनती नहीं है, एक दूसरे के वो जानी दुश्मन है, लड़ बैठते हैं। ठीक है, अब वो दोनों बैल अपनी बगले झांकने लगी, मतलब इधर उधर देखने लगी कि अब क्या करें, अब तो सांड पीटेगा पक्की में। सांड पूरा हाथी है, मतलब इतना मोटा तगड़ा है जैसे कि हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। मतलब अगर उससे लड़े तो वो पक्की में इन दोनों को पीटेगा। ठीक है, जैसे खली से, ग्रेट खली से 2 चंगू मंगू से छोटे छोटे से इंसान लड़ जाए, तो वैसे ही काम हो रहा था। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे उससे। मोती ने मुंह भाषा में कहा, बुरे फंसे भाई, अब तो बुरे फंस गए, अब तो ये पिटना पक्का है अपना, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो वो बोल रहा है कि कोई तो उपाय सोचो, कोई तो योजना बताओ जिससे अपनी जान बचे। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। तो हीरा बोलता है कि ये सांड किसी की नहीं मानेगा, ये तो एक अपने घमंड में चूर है, अगर हम इससे विनती करेंगे भैया छोड़ दे, ठीक है, हम तो उससे कमज़ोर हैं, ये नहीं मानने वाला, ये तो पीटेगा ही पीटेगा। तो बोलता है एक काम करते हैं, भाग चलते हैं यहाँ से, भागते हैं। अब मोती थोड़ा सा गुस्से था। मोती बोलता भागना कायर था, अगर भाग गए तो हम कायर कहलाएंगे, तो भागने तो वाला नहीं हूँ मैं, तो फिर यहीं मरो। तो हीरा बोलता है तो यहीं मरो, वो पीटेगा अभी आके, बंदा तो 9 2 11 होता है, मतलब मैं तो भाग चला।
हीरा बोलता है 9 2 11 होना भाग जाना, ठीक है। 9 2 11 होना भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है, भाग जाना। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। तो हीरा बोलता है कि कोई ना कोई तो उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। तो हीरा बोलता है कि फिर एक ही उपाय है कि एक काम करते हैं, दोनों मिलकर लड़ते हैं, मैं आगे से उसे रगेदूंगा, मतलब आगे से जड़ मारूंगा, और तुम पीछे से मारो, वो दोनों से एक साथ नहीं लड़ पाएगा। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी ओर झपटे, तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर दोहरी मार पड़ेगी, दोनों तरफ से मार पड़ेगी, तो वो हो सकता है भाग खड़ा हो, लेकिन इसमें जोखिम तो है, ऐसा नहीं है कि उसके अंटे पे आ गए तो वो भी उड़ा देगा, जाहिर सी बात है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी वो ऐसी लड़ाई कभी करी नहीं थी, उसने ऐसा तजुर्बा लिया ही नहीं था कि वो दोनों तरफ से लड़ा हो, ठीक है। कोई पीछे से भी सींग मार रहा है, आगे से भी सींग मार रहा है, ऐसी कभी उसने लड़ाई लड़ी नहीं थी। उसने तो दुबम दुब वाली लड़ाई लड़ी थी, मतलब एक एक, ठीक है, एक मैं एक तुम, ठीक है, इस तरीके की लड़ाई लड़ी थी उसने। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब एक ही जने से लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, मतलब दोनों तरफ से वो उसे मार रहे थे सांड को। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, मतलब सांड ये चाहता था कि एक एक करके आए, ये पहले इसको मारूं फिर उसको मारूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो हीरा को मारने जाता था तब तक वो मोती उसे मारता था पीछे से, फिर मोती को मारने जाता था पीछे से हीरा मारता था। तो सांड को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि अब क्या क्या करना चाहिए। हम्म। पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्ला का हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, मतलब एक बार गुस्से हो गया हीरा को, अब मार ही डालूंगा। तब मोती भी क्या है, कम थोड़ी था किसी से, मोती भी अल्लू अर्जुन टाइप का था, ठीक है, उसने भी पीछे से आके दमदार सींग मारा। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया, आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। मतलब जब दोनों तरफ से पड़ने लगी तो अब सोचने लगा कि अब जीतना मुश्किल है, तो वो भाग खड़ा हुआ वहां से। और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। फिर जब दोनों मित्र समझ गए कि अब ये बेदम हो गया है, तो अब वो भी उसके पीछे पीछे भागे सांड के, और सांड एक जगह जाकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया कि अब तो छोड़ो, ये तो अब बेदम हो गया, अब इससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। दोनों मित्र विजय की नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ये सोच रहा था कि बच्चा, यहाँ पर उस सांड को कहा गया है, मोती उस सांड को बच्चा कह रहा है कि मेरा तो मन कर रहा था कि जो वो गिर गया था सांड, उसके बाद ही उसे नहीं छोड़ूं और उसे सींग मार मार के उसे मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, मतलब जो इंसान हारी गया, जो हारी मान ली उसने, फिर उसे क्या मारना, मरे मराई को क्या मारना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हीरा सैद्धांतिक बैल था, सिद्धांत वाला था। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर ना उठे। तो मोती बोलता है ये सब तो ढोंग वाली बात है, पुरानी परंपराएं हैं, ऐसा नहीं है। बैरी को तो ऐसा मारो, क्योंकि इनमें बैर होता है, इनमें दुश्मनी होती है सांड और बैलों में, तो ऐसा मारो कि वो है ना कभी उठ ही ना पाए। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। तो हीरा बोलता है कि अब कैसे पहुंचेंगे, तो वो मोती बोलता है पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। तो हीरा मना कर रहा था कि मत जाओ भाई, कोई मारेगा पीटेगा, जो मटर का खेत का मालिक होगा वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन मोती किसकी मानने वाला था, मोती तो सन की था, वो उसमें चला गया और मटर को खाने लगा। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, मतलब 2 3 ही उसने बार खाया था कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, मोती सींचे हुए, मतलब हीरा मेड़ पे खड़ा था, खेत की मेड़ पे खड़ा था तो वो भाग गया, लेकिन जो मोती था वो सींचे हुए, मतलब पानी दिया गया हुआ था, ऐसे खेत में खड़ा हुआ था, तो वो भाग नहीं पाया क्योंकि उसके पैर गप रहे थे कीचड़ में, कीचड़ में धंस रहे थे, इसलिए वो भाग नहीं पाया। तो मोती को पकड़ लिया उन्होंने। खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। यानी जो हीरा था वो भाग सकता था, काफ़ी दूर भाग भी गया था, लेकिन मोती को पकड़ लिया था, तो इसलिए वो भी पीछे लौट आया और उसने सोचा फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे और भागेंगे तो दोनों भागेंगे।
तो वो उन लोगों ने हीरा को भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो कांजी हाउस बच्चों ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़कर जिस स्थान पे रखा जाता है उस स्थान को कांजी हाउस कहा जाता है। देखा होगा आपने कि कहीं कहीं कोई आवारा पशु घूम रहे हैं जो कि खेतों में नुकसान करते हुए घूम रहे हैं, तो उन्हें पकड़कर एक जगह पर रख दिया जाता है, तो उस स्थान को कांजी हाउस कहा जाता है। ठीक, दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा सबीका पड़ा कि सबीका का अर्थ है अवसर, मौका। ऐसा मौका आया कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। मतलब उन दोनों मित्रों के जीवन में ऐसा पहली बार दिन आया था कि पूरा दिन बीत गया, उन्हें खाने को कुछ दिया ही नहीं गया। क्योंकि इससे पहले वो गया के घर में थे, वहाँ कम से कम सूखा भूसा तो मिल रहा था उन्हें, लेकिन अब तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ पानी पानी दिया जा रहा था, वो भी कभी कभार। समझ ही में ना आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब वो सोच रहे थे इससे तो गया अच्छा था, वो कम से कम सूखा भूसा तो दे रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मतलब उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा था, तो उनमें से जान निकल चुकी थी, बेजानों की तरह वो पड़े हुए थे, मुर्दों की तरह जमीन पर। क्योंकि खाएंगे पिएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएंगे, उनमें इतनी भी जान नहीं बचेगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तो जब है ना बैलों को, पशुओं को जब है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो दीवारों को चाटने लगते हैं। उनमें जो नमक होता है उसे चाटने लगते हैं कि उन्हें थोड़ा सा नमक मिल जाए, जिससे कि उन्हें थोड़ी तृप्ति मिले, उनकी जो भूख है वो शांत हो जाए। लेकिन जो बैल थे बेचारों को उतने थोड़े से में क्या होता, कुछ नहीं, कोई संतुष्टि नहीं मिली उन्हें उस दीवार को चाटने से भी। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मतलब जब रात को भी पूरा दिन तो उन्हें भूखा रखा और रात को भी कुछ नहीं मिला, तो फिर वो मोती बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। अब वो बोलता है कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी ज़्यादा भूख की वजह से उसे भी ऐसा लग रहा था कि अब तो प्राण निकलने वाले हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो मोती बोलता है हीरा से, इतनी जल्दी आप हार मत मानो, हम यहाँ से किसी ना किसी तरीके से भाग निकलेंगे। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। तो मोती बोलता है हीरा से कि चलो अपन मिलकर दीवार तोड़ देते हैं, इस दीवार को तोड़ देते हैं और फिर सब के सब यहाँ से भाग चलते हैं। तो हीरा बोलता है कि अब मेरी तो बस की कुछ बची नहीं है, क्योंकि मैं तो भूखा हूँ, मुझ में तो प्राण बची ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है भूख की वजह से। तो मोती बोलता है कि बस इसलिए इतने से के लिए करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। वो उसे थोड़ा उत्साहित कर रहा है मोती हीरा को। सारी अकड़ निकल गई, बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका मतलब जो मोती था वो मजबूत तो था ही, उसने एक जोरदार जड़ मारी दीवार में, तो एक मिट्टी का टुकड़ा दीवार में से निकल के गिर पड़ा। ठीक है, चिप्पड़ उसी कहा जा रहा है मिट्टी के टुकड़े को। ठीक है, फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगी। मतलब फिर उसे ऐसा लगा कि अब तो मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूँ, तो उसने फिर और उसमें जड्डे मारना चालू करें, सींग मारना चालू करें, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस दीवार से गिर रही थी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। मतलब जो कांजी हाउस का चौकीदार था तो वो जानवरों की हाजिरी लेता था, वो इसलिए हाजिरी लेता था कि कोई जानवर वहाँ से भाग तो नहीं गया, जितने जानवर हैं सभी के सभी यहाँ मौजूद हैं क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई जानवर भाग गया हो, तो हर जानवर की हाजिरी लेता था। हाजिरी लेने का मतलब ये है गिनती करना। ठीक, हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी की और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जब उसने हीरा को ऐसे करते हुए देखा कि वो हीरा को हाँ, तो हीरा की पिटाई लगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तो मोती जो था, अच्छा ये जो दीवार तोड़ रहा था वो हीरा था, मोती नहीं था, सॉरी। दीवार तोड़ने का काम हीरा कर रहा था और मोती वहाँ डला हुआ था, क्योंकि उसके बस की अब कुछ बची नहीं थी, भूखा था बेचारा बहुत ज़्यादा।
तो वो बोल रहा है, मोती ने पढ़े पढ़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, मतलब पिट गए, अब क्या मिला, दीवार तुमसे टूटी नहीं। तो हीरा बोलता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, मतलब जितना मुझ में बूता था, जितनी मुझ में दम थी, उतना तो मैंने अपने क्षमता का इस्तेमाल तो कर लिया। तो जो मोती है वो होता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, यानी ये किस काम का जोर मारना है कि और ज़्यादा तुम मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि अब जो हीरा था उसे एक रस्सी से बांध दिया गया। कांजी हाउस में जो जानवर थे वो बंधे हुए नहीं थे, वो खुले हुए थे, बस उन्हें उस एक बड़ी से दीवार के अंदर वो बंद थे। अब जो हीरा है वो बोलता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, मतलब जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा, चाहे कितने भी मुझ पर बंदिशें क्यों ना लग जाएं, जान से हाथ धोना पड़े, चाहे मुझे जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़ जाए, चाहे कितने मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन जो मेरा कृत्य है, जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा ही। अब बच्चों हीरा बोलता है, कुछ परवाह नहीं, मतलब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं जीऊँ कि मरूँ, ठीक, यूँ भी तो मरना ही है, मतलब यहाँ बड़े बड़े भी तो मरना है, ये भूखा मार डालेंगे ये लोग हमें। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, अगर ये दीवार टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती, जो यहाँ पर जो पशु बंद हैं वो यहाँ से भाग जाते, कुछ अच्छा खा लेते, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आज़ाद हो जाते, तो कितनी जानें बच जाती अगर ये दीवार टूट जाती तो। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी को देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि कितने ज़्यादा भाई, वो उन पशुओं को भी अपना भाई मान रहा है, ठीक है, जो गाय भैंस बकरी गधे घोड़े ये सब उसमें बंद थे, उन्हें भी अपना भाई मान रहा है हीरा, और बोल रहा है कि अगर ये दीवार गिर जाती मेरे इस काम से तो ये सब आज़ाद हो जाते हैं, इनकी जानें बच जाती हैं, अगर ये इसी हाल में यहाँ और कुछ दिन रहे तो ये सबके सब मारे जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, वो बोलता है कि अब मैं भी कोशिश करता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगा गए, इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, मतलब मोती भी उस दीवार को गिराने की कोशिश करने लगता है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। तो फिर वो अपने ये जो मोती है उस दीवार को गिरा देता है, ठीक। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब जो जानवरों में अभी तक प्राण नहीं लग रहे थे, जो मुर्दों की तरह वहाँ कांजी हाउस में पड़े हुए थे, जैसी दीवार गिरी उनमें भी प्राण आ गए, वो भी जीवित हो उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो जो बाकी के जानवर थे वो तो वहाँ से भाग गए, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े थे, क्योंकि सीधा साधा जानवर है, वो सोच रहा है कि कहीं भाग जाऊंगा, फिर पकड़ लिया तो फिर और पिटूंगा। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मौका मिला, भाग जाना चाहिए, इतना समझ में नहीं आ रहा। वो तो खड़े हैं क्योंकि हम नहीं भाग रहे भैया, ठीक। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। मतलब वो इस बात के लिए डर रहे थे कि अगर भाग गए और कहीं पकड़े गए तो फिर बुरी पिटाई लगेगी, तो इसलिए यहीं पड़े रहो, इससे वो उसमें ये आएगा कि हम नहीं भागे थे भैया, वो सब भागे थे, उन्हें उनकी पिटाई लगाओ। आगे देखते हैं बच्चों इस स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी काफ़ी बड़ी है लेकिन अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा को तो रस्सी से बांध दिया गया था, तो हीरा भाग नहीं पा रहा था, हीरा को छोड़कर मोती भाग नहीं सकता था, तो मोती उसकी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था कि कैसे भी करके इसकी रस्सी टूट जाए और हम दोनों भी यहाँ से भाग जाएँ। लेकिन जो गधे थे वहीं वहीं खड़े थे, वो कह रहे हम नहीं भागेंगे भैया, हम ईमानदार हैं। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो जब मोती उस रस्सी को तोड़ने में नाकामयाब होता है, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, तो जो हीरा था वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ, मेरे चक्कर में क्यों रुके हो, अगर कहीं मुलाकात हुई, कहीं फिर मिले तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो मोती बोलता है, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो कि ना, आज तुम विपत्ति में आए हो तो मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़कर भाग जाऊं? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने भी मेरी जो परेशानियाँ थी उसमें तुमने भी साथ दिया है, तो मैं भी इस विपत्ति में तुम्हारा साथ दूंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की
जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो मोती बोलता है, हीरा बोलता है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई लगेगी, क्योंकि वो लोग ये सोचेंगे कि ये दीवार तुमने ही गिराई है। तो मोती बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सह लूँगा, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि जो 8-10 पशु यहाँ बनते वो स्वतंत्र हो गए, इस बात की खुशी है। वो मुझे खुश होकर, प्रसन्न होकर इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि मैंने उन्हें आज़ाद करवाने में, स्वतंत्र करवाने में उनकी मदद की है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। फिर मोती ने क्या करा कि उन गधों को भी वहाँ से भगा दिया सींग मार मार कर, और फिर अपने ही साथी के पास यानी हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। जैसे ही सुबह हुई तो पूरे खाने उसमें खलबली मच गई कि भैया सारे पशु थे वो भाग गए। ठीक है, अब है ना वो समझ गए कि ये जो पशु थे वो किसने भगाए हैं, मोती ने भगाए हैं। तो मोती की दम से पिटाई लगाई, ठीक है, और उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया कि अब ये आगे चल के मोती इस तरीके की शरारत ना कर पाए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक बांध के लगा, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया, किसी ने चारे का एक तरण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, ठठरियाँ मतलब पूरी पसलियाँ दिखने लगी थी, उनकी पूरी एक एक हड्डी दिखने लगी थी, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया जा रहा था इसलिए। ठीक, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तो बाड़े के सामने जो कांजी होता है उसके सामने डुग्गी, एक छोटा डमरू होता है उसे डुग्गी बोलते हैं, ऐसे बजाते हैं डुम 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 डुम, इस टाइप से वो बजने लगी। ठीक, तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, मतलब उन दोनों बैलों की वहाँ पर नीलामी हो रही थी। तो वहाँ पर क्या, जो भी इंसान उन्हें देखकर आता था वो इतने ज़्यादा दुर्बल हो गए थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वो सोच रहे थे इन दुर्बल बैलों को लेकर क्या करेंगे, ये कुछ भी काम धाम नहीं कर पाएंगे। ठीक, सहसा एक दड़ियाल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। तो एक दड़ियाल आदमी जो कि एक पेशे से कसाई था, ठीक है, वो आया और जो कसाई होते हैं तो वो उनके कूलों में, पशुओं के कूलों में उंगली से चेक करते हैं कि ये पशु में कितना वजन होगा, कितना इसमें मांस निकलेगा। ठीक है, तो उसने ये चेक करके फिर वो मुंशी से बात करने लगा कि उसके बारे में जो मतलब उनमें डील होने लगी होगी, वो कितने में उसे खरीदेगा, कितने में वो बेचना चाहते हैं, इस तरीके की उनमें बातें होने लगी होंगी। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। मतलब वो समझ गए थे कि अब हमारा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, ये कसाई हमें लेकर जाएगा और हमें काट देगा। तो वो अब ये समझ गए थे और दोनों ने सिर झुका लिया था अपना। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। तो हीरा बोलता है कि गया के घर से तो हम ऐसे ही भाग निकले, अब तो हमारी जान नहीं बचेगी, हम कहीं ना कहीं मारे जाएंगे अब। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। तो मोती बोलता है कि ना, भगवान तो ऐसा है कि सबके ऊपर दया दिखाते हैं, लेकिन हम इतने परेशान हैं, हमारे ऊपर उन्हें क्यों नहीं दया आ रही, हमारे ऊपर भी तो उन्हें दया आनी चाहिए। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। तो वो जो बैल है वो ये सोचता है कि ना, चलो अच्छा है कि अब हम मर जाएंगे तो हमारी परेशानियों से हमें निजात मिलेगी और हम कुछ दिन भगवान के पास रहेंगे। और भगवान ने ऐसा नहीं है कि हमें बचाया ना हो, उस छोटी बच्ची के रूप में भी तो हमें भगवान ने बचाया। ठीक, तो अब भी हो सकता है कि भगवान हमें बचा लें, ऐसा उनका मानना था। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। तो आपस में बात करते हैं कि ये तो हमें छुरी चला कर मार देगा। तो बोलता है कि तो क्या चिंता है, तो हम मर जाएंगे तो क्या है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। तो हीरा बोलता है कि सब किसी काम आ जाएंगे, अभी तो हम किसी काम आ ही नहीं रहे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़िये के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था।
इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी वो उस दड़ियल के साथ जा रहे थे, क्योंकि जरा भी अगर वो रुकते थे तो वो बहुत जोर से डंडा मारता था, फिर बेचारे वो फिर दोबारा चलने लगते थे। इतने पे भी वो उसके साथ चले जा रहे थे। हाँ, राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक हरा हरा हार है। ठीक है, हार मतलब जो जंगल होता है, गांव के नज़दीक जो जंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं। जहाँ पे पशु वगैरह चरते हैं, घास को चरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं गांव में। ठीक है, और रेवड़ मतलब पशुओं का झुंड, रेवड़ मतलब पशुओं का झुंड। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। तो सभी जानवर मस्त थे, क्योंकि वो स्वतंत्र थे, आराम से अपना खा पी रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। ठीक है, और आनंदित थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की उनके दो भाई वधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो वो दोनों बैल अपने मन में सोच रहे हैं कि सभी कितने खुश हैं, लेकिन है ना कितने सभी स्वार्थी हैं, कितने सभी मतलबी हैं, कि उनको इस बात की किसी को भी चिंता नहीं है कि उनके जो दो भाई हैं वो वधिक, वधिक बोलते हैं वध करने वाले को, कसाई को वधिक भी बोलते हैं। ठीक है, वधिक के हाथ में पड़े हुए हैं, इस बात की कोई को चिंता नहीं है। जबकि वो दोनों जो हीरा मोती थे वो सभी की बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। देखा था ना काजी हाउस में उन्होंने किस तरीके से और पशुओं को अपनी जान पे खेलकर बचाया था। ठीक है, तो वो दोनों जो बैल थे वो सभी की बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, लेकिन यहाँ वो सोच रहे थे कि किसी को भी हमारी चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। मतलब एकदम से, सहसा मतलब उन्हें अचानक ऐसा लगा कि ये जो रास्ता है वो तो हमारा जाना पहचाना है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो तो हमारा परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। मतलब वो ये देखने लगे ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से गया हमें जूरी के घर से अपने घर पर लेकर गया था, वही सारी चीज़ें उन्हें मिल रही थी। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो वो सारी चीज़ें पहचान गए, वो सोच गए अब तो अपने ही हार आ गया, मतलब हमारा ही जंगल आ गया, और ये जो कुआं है ये तो वही कुआं है जहाँ पर हम पुर चलाने आते थे। ठीक है, यहाँ पर वो काम करने आते थे, वो सारी चीज़ें पहचान गए। मतलब वो जो रास्ता था वो उनका जाना पहचाना निकल गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से जा रहे थे जो कि जूरी का गाँव था, जहाँ जूरी रहता था। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। तो बच्चों ये नगीच उस जगह का नाम है जहाँ पर जूरी रहता होगा। ठीक है, उस जगह का नाम नगीच है। तो मोती समझ गया कि ये तो हमारा ही जगह, हमारे ही घर आ गया नगीच। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। तो हीरा बोला अब तो भगवान की दया हो गई, अब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसे अपने घर का एहसास हो गया था कि अब हमारा घर आ गया है। यह जाने देगा? तो मोती बोलता है ये जो कसाई हमारे पीछे, ये जाने देगा क्या? इसे मैं मार गिराता हूँ। तो जो मोती है वो बोलता है इससे तो मैं मार गिराता हूँ, ये क्यों नहीं जाने देगा? तो जाएंगे अपने घर पर। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तो बोलते हैं कि हम अपने घर पर चलते हैं पहले दौड़कर, फिर वहाँ से आगे नहीं जाएंगे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। फिर वो वहाँ से उछलते कूदते हुए अपने घर की ओर भागते हुए चले गए। वे हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। तो वो अपने घर पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ चला आता था, और जो दड़ियल था, जो कसाई था, वो भी पीछे पीछे उनके आ रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को पैसे देकर खरीदा था इसलिए। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी को का हाथ चाट रहा था। ठीक है, तो जूरी था, उसने बहुत दिन बाद ऐसी हालत में बैलों को देखा, तो एकदम से वो भाग के गया, उन दोनों को गले लगा दिया। और बैल भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, तो वो भी उसका हाथ चाटने लगे। और इतने में जो दड़ियल था वो भी वहाँ पर पहुँच गया। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो जैसे ही वो दड़ियल आया और वो उसने बैलों की रस्सी पकड़ी उन्हें ले जाने के लिए, तो जूरी अकड़ गया, क्योंकि मेरे बैल हैं, ऐसे कैसे ले जाओगे? तो जो दड़ियल था वो बोला तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब तुम्हारे ये बैल कैसे हो गए? मैं तो इन्हें खरीद कर लेकर आया हूँ मवेशी खाने से। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। तो जूरी बोला कि मुझे तो लगा कि तुमने तो ये बैल चुराए हैं, क्योंकि ये बैल तो मेरे हैं, कोई दूसरा क्यों इन्हें नीलाम करेगा, कोई दूसरा क्यों इन्हें बेचेगा? चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार का मीन्स है बच्चों क्या हक है। ठीक है, मेरे बैल कोई दूसरा कैसे बेच सकता है? इस चीज़ का क्या हक है कोई दूसरे को? ठीक है, मेरे बैल मैं ही तो बेचूंगा, कोई दूसरा क्यों बेचेगा? तो जूरी बोलता है जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मतलब रिपोर्ट लिखवा दूंगा, FIR दर्ज करवा दूंगा।
मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो जूरी बोलता है कि ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, ये इसका सबूत है, मेरे बैल हैं, ठीक है, तुम्हारे होते तो ये तुम्हारे साथ होते। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। तो दड़ियल भी गुस्से में आ गया और बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। तो इतने में क्या हुआ, उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। फिर मोती गुस्से में आ गया, मोती तो फिर है ही अपना खतरनाक, हाँ। मोती ने फिर उस दड़ियल को दौड़ा लिया गांव के बाहर पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। अब वो गांव से बाहर जाके फिर वो क्या धमकियां दे रहा था, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और गालियां दे रहा था। लेकिन मोती को देखकर वो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसे पता था कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मोती ने फिर वो काम डाला उसका, ठीक है, मोती उसे सींगों पर रखकर पटक देता। पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती एक जैसे सूरमा, वीर सूरमा रास्ता रोके खड़ा हुआ, इस तरीके से वीर सूरमा की तरह उसका दड़ियल का रास्ता रोके हुए खड़ा था कि दड़िया इधर ना आ पाए। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। तो ये सारी चीज़ें गांव के लोग देख रहे थे और हंस भी रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इस दड़ियल को मोती ने कैसा। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। तो हीरा ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम सही में उस दड़ियल को ना मार दो, क्योंकि बैलों का धर्म तो ये है कि इंसानों पे सींग नहीं चलाना। वो हमेशा हीरा मोती को समझाता रहता है, ठीक। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो मोती भी कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं ऐसा नहीं है कि मारता नहीं, मैं मारता जरूर, ठीक। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो मोती बोलता है अब नहीं आएगा, अगर आया तो मैं फिर उसके अच्छे से खबर ले लूँगा, फिर देखते हैं कैसे आता है। जो गोली मरवा दे, तो हीरा बोलता है अगर गोली मरवा दे तो क्या होगा, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। तो मोती बोलता है मर जाऊँगा लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है कि वो मुझे काट कूट के खा ले। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। तो मोती बोलता है कि हमारी जो जान है, हमारे जो प्राण है, उसे कोई जान ही नहीं समझता, क्योंकि हम सीधे हैं। इस चैप्टर में शुरू में ही बच्चों ये बताया था कि जो सीधा जानवर होता है उसे मूर्ख समझा जाता है, ठीक है। तो उनकी जान को कोई जान ही नहीं समझता कि उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी जान होती है। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। और थोड़ी देर में जूरी ने व्यवस्था कर दी उनके खाने पीने की, और दोनों ही वो बैल उसे खाने लगते हैं। दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी जूरी उन दोनों बैलों को सहला रहा था और सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर उत्साहित थे, उन दोनों बैलों को देखकर। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब जो जूरी की वाइफ थी, जो जूरी की पत्नी थी, उसने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिया। वो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखा बच्चों कि ये दोनों बैल थे, वो दोनों के प्रकृति अलग अलग थी। एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, एक बहुत ज़्यादा समझदार था, सहनशील था। और उनके सामने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, उन परेशानियों का उन्होंने सामना किया, ठीक है। सामना करके फिर वो अपने मालिक के पास दोबारा पहुँचते हैं, ठीक है, संघर्ष करते हुए, ठीक। तो बच्चों हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी परिस्थिति हो, हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, आशा रखनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। अगर कोई गलत हो रहा है उसका विरोध भी करना चाहिए, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।